हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चेक कर लो, आवाज आ रही है? गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग। आपकी मैथ्स कितने बजे है आज? मैथ्स की टेस्ट 5:30। 5:30 को है ना? और कितने बजे खत्म हो जाएगी? 8:30। तो दिक्कत होगी ना दूसरे लेक्चर्स के अंदर तो। चलो कोई बात नहीं, जितना 4:30 बजे तक जितना हो सकता है उतना कर देता हूँ। राइट, 1 घंटा आपको बीच में रिविजन्स का भी मिल जाए। मेगा टेस्ट है ना शायद आज? यस सर। सारे चैप्टर की मिक्स है ना? चलो कोई बात नहीं, आज एक लेक्चर ही रखते हैं हम। ओके, आपको टाइम रख देंगे, बाद में ऐसा हो तो संडे वनडे कुछ ले लूंगा एक्स्ट्रा लेक्चर, क्योंकि मैं 6 बजे के बाद में लेक्चर्स नहीं है तो, लेकिन 8:30 बजे तो पॉसिबल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नफ है इतना। वैसे हमारा सिलेबस आगे ही चल रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारा बोर्ड का लेक्चर इसलिए मैंने फिक्स नहीं रखा क्योंकि मैं जैसे सोच रहा था कि सेकंड पार्ट में से स्टार्ट कर दे हम कोई एक चैप्टर, कैसे रहेगा? चलेगा सर। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने इनफ चैप्टर कंप्लीट कर दिए 5, यानी कि समझ लो अब 3 चैप्टर बचे ऐसा। तो एटलीस्ट सेकंड पार्ट का कंप्लीट करे कोई चैप्टर, तो हमारे लिए क्या बेनिफिट रहेगा कि इन केस स्कूल चालू हो तो भी दिक्कत ना हो। और साथ में वैसे हम 4, बाकी सारे मैंने क्लासेस में पूछा तो जनरली 4 चैप्टर जैसे चला होते हैं। स्कूल में भी ऐसे ये थर्ड फोर्थ, कोई रेंडमली कोई ऐसा होगा जो 5th पे है। और हमारा तो जेडब्ल्यू के साथ हमने 5th चैप्टर कंप्लीट कर दिए, तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो एक आध चैप्टर में सेकंड पार्ट्स में लू ना तो एक बेनिफिट क्या होगा आपका कि सेकंड सेशन के अंदर टर्म 2 के अंदर आपको लोड ना हो और रिविजन्स का टाइम मिले। ओके, तो एक चैप्टर बड़ा सा अच्छा सा कोई सेकंड चैप्टर ले लूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, ओके, बोर्ड के अंदर। तब तक जो स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट में टर्म्स 1 में जो 1 to 5th चैप्टर में रह गए थे लेक्चर, वो क्लियर कर दो साथ में, तो कोई दिक्कत ना हो और आपको लोड भी ना हो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। ओके, और आज हम एचसी वर्मा के चैप्टर नंबर 36 परमानेंट मैग्नेट, देखो चैप्टर नंबर 5 जो एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसके 2 चैप्टर है एचसी वर्मा में 36 एंड 37। ओके, वो हम आज कंप्लीट कर देंगे। ओके, प्लानिंग था कि जो सीट मैंने पीडीएफ की भेजी थी आपको वो भी कंप्लीट करना था, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग के इश्यू की वजह से और टेस्ट की वजह से मैं आपको पोस्टपोन करता हूँ। वो बाद में हम संडे वगैरह एक्स्ट्रा ले लेंगे कुछ टाइम। ओके, चलो तो स्टार्ट करते। एक चीज मैं आपको इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग थोड़ा बता दूं। देखो मैंने जो ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी यानी कि बोर्ड के अंदर पढ़ाया हुआ है वो खाली एनसीईआरटी की रिगार्डिंग ही कॉन्सेप्ट समझाया है, एक्स्ट्रा नहीं समझाया था। वो भी आपको पता है क्यों, क्योंकि ये चैप्टर जनरली 1 से 2 मार्क्स का ही होता है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 मार्क्स का पूछते हैं। और वैसे इस बार के सिलेबस में जनरली कट हुआ है ये चैप्टर, तो शायद डिटेल में नहीं समझा, इसलिए आपको थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकती है इस चैप्टर के एमसीक्यू में, स्पेशली फॉर एचसी वर्मा के एमसीक्यू में। जितना अच्छे से 4th चैप्टर में मजा आ रहा था आपको, क्योंकि आपको 3rd 4th सारे चैप्टर में क्या था कि साथ में लिंकिंग मेथड, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बोर्ड के साथ करवा दिया था, तो आपको एमसीक्यू एचसी वर्मा के जो एमसीक्यू थे उसमें और मजा आ रहा था। लेकिन इतना ज्यादा शायद हो नहीं सकता कि आपको 100% पूरा का पूरा पता चले। शायद ऐसा लगेगा कि सर ये टॉपिक जो आप बोले वो हम पढ़े ही नहीं है या वो हमें याद ही नहीं है, पता भी नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उसको निगलेक्ट करना, टेक इट इजीली। ओके, हमारा काम है, मेरा काम है एक्सप्लेन करना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। जनरली कोई आप में से कोई स्टूडेंट जो एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है स्पेशल, उनके लिए ये चैप्टर चलाना मेरे लिए जरूरी था। ओके, जो खाली बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये एचसी वर्मा के, लेकिन सीख लो तो काम आएगा, कहीं कुछ कहीं भी कोई भी टेस्ट के अंदर आपको काम तो आएगा ये टॉपिक। चलो तो स्टार्ट करते। तो ऑब्जेक्टिव 1 टाइप के क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर लूप कैरिंग द करंट इज रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक लूप है, उसको हमें क्या करना है, देखो लूप को चेंज कर देना किसके अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक डाइपोल, इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डाइपोल से। समझ लो ये मेरी लूप है, कोई भी एक लूप ले लिया मैंने। एक मिनट, ये कहाँ गई? चलते ना, कनेक्ट तो कर, गिव मी 1 मिनट। ओके, मैंने कनेक्ट ही नहीं किया टैबलेट को।
Just give me 1 minute. Okay. चलो, तो ये एक लूप है, उस लूप में मुझे क्या रख देना है, देखो यहाँ सर्कुलर लूप के अंदर क्या रख देना है, रिप्लेस्ड बाय अ इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डाइपोल। अब उसकी जगह में एक डाइपोल रख देता हूँ, ऐसे भी रख सकते हो आप, ऐसे भी रख सकते हो, डिपेंड्स, फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप, ये जो एक्सिस है, अब कोई भी याद रख लो, जो मैग्नेट होता है ना उसका एक्सिस ऐसे होता है, ये एक्सिस कहलाता है और ये इक्वेटर कहलाता है, ध्यान देना, एक एक्सिस कहलाता है और ये इक्वेटर कहलाता है। जो एक्सिस है ना उसका एक नाम है, एच.सी. वर्मा में ये टॉपिक के अंदर इसका नाम दिया हुआ एंड ऑन पोजीशन, टेक्स्ट बुक में नहीं है इसलिए आपके लिए शायद नया हो सकता है। एंड ऑन पोजीशन, एक्सिस के लिए एड ऑन पोजीशन, एंड इक्वेटर के लिए ये लोग वर्ड यूज करते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। जब भी आपको एक्सिस के लिए बात करें तो ये ऑप्शन आंसर आएगा और इक्वेटर आएगा तो ऑन पॉइंट। तो देखो समझ लो यहां से करंट पास हो रहा था, ये डाइपोल है, ये उसका एक्सिस है, तो यहाँ किसके रिगार्डिंग बात की है, पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो जब एक्सिस के लिए पूछे तो क्या आंसर देना है, एंड ऑन पॉइंट। वैसे ही आप पता चल सकता है एंड ऑन पॉइंट, यानी कि यहाँ कोई पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो कहाँ आएगी इस डाइपोल से, एंड पोजीशन पे, कोई भी एक पोल होगा उसके एंड साइड पे, इसलिए इसका नाम क्या लिखा हुआ, एंड ऑन पोजीशन। क्लियर है, एक्सिस के लिए एंड ऑन पोजीशन आएगा। सिमिलरली यहाँ दूसरा क्वेश्चन में इक्वेटर की बात की है, circular loop replaced by the equivalent magnetic dipole, point on the loop is, point on the loop, यहाँ क्या लिखा हुआ है, replaced by magnetic dipole, और यहाँ क्या था देखो, एक मिनट, दोनों क्वेश्चन एक ही है यार। circular loop carrying current is replaced by equivalent magnetic dipole, replaced by equivalent magnetic पॉइंट ऑन द लूप। ओके, अब यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, पॉइंट ऑन द लूप के बारे में बात, वहां फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एक ही जैसा क्वेश्चन, पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो ये एक्सिस के लिए बात की थी, ये एक्सिस के लिए बात की थी। तो यहाँ किसके लिए बात की, ऑन लूप। अब लूप के ऊपर समझ लो, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, लूप के ऊपर का कोई पॉइंट है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, याद करो, राइट एंड थंब रूल्स, पाम रूल्स। करंट ऐसे पास हो रहा है तो डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है कि नहीं, हाँ कि ना, ऊपर जाती या नीचे जाती, इसका मीनिंग क्या हुआ, Yes, वो sir. इक्वेटर की डायरेक्शन में हुआ। अब जब इक्वेटर की डायरेक्शन में होगा तो आंसर क्या आएगा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशंस। मैंने चीज बताई थी, एक्सिस के लिए एंड ऑन, एंड इक्वेटर के लिए ब्रॉड साइड। नया टर्म्स है, नए कॉन्सेप्ट हो गए, सब कुछ नया, ऐसा लगेगा कि सब कुछ नया समझ रहे हो। एक्चुअल में जेडबल नीट का लेक्चर आज लगेगा, क्यों, क्योंकि मैंने बोर्ड के लेक्चर्स में कुछ भी जेडबल नीट का नहीं समझाया था, शायद इसलिए आपको आज नया सब कुछ लग सकता है। ओके, बोलो क्लियर है, फर्स्ट सेकंड आंसर कंफर्म कर लेते हैं हम। ओके, एक फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, ओके सही है। चलो थर्ड नंबर देख लो, व्हेन करंट इन अ सर्कुलर लूप इज रिप्लेस्ड बाय अ मैग्नेटिक डाइपोल, उसकी जगह मैंने मैग्नेटिक डाइपोल रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पोल स्ट्रेन के लिए बात की है, तो पोल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आता था, याद करो। हेलो, डाइपोल मोमेंट का इसका फॉर्मूला क्या था, करंट आई है तो आई इंटू ए, और इसका क्या था, एम इंटू डी, पोल स्ट्रेंथ। हेलो, आवाज आ रही है, चेक कर लो, आवाज आ Yes, रही है, sir. हाँ तो हाँ बोलते रहे ना प्लीज। इसका डाइपोल मोमेंट का आई इंटू ए और इसका है एम इंटू डी। अब दोनों को हमने इक्विवेलेंटली क्या कर दिया, रिप्लेस। अब रिप्लेस किया, इसका मीनिंग ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू डाइपोल मोमेंट तो सेम ही रहेगा। आई इंटू ए इज इक्वल टू क्या सेम रहेगा, एम इंटू डी। अब देखो आई एम यदि इंक्रीज होगा तो डी डिक्रीज होगा, लेकिन ये एम इंटू डी की वैल्यू फिक्स रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ जो करंट पास हो रहा था वो फिक्स था, इसका एरिया सेम था, करंट एरिया सेम था, इसलिए ये चेंज नहीं हो सकता।
अब ये चेंज नहीं होगा तो m इंटू डी की वैल्यू भी क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है। हाँ, अंदरों अंदर वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे समझ लो m इंटू डी 20 है तो ये 5 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 10 हो सकता है। समझ में आ रहा है सभी को? गिव मी आंसर, यस और नो? यस सर। तो m इंटू डी Yes, की sir. वैल्यू फिक्स, ये i इंटू ए फिक्स है, इसलिए m इंटू डी की वैल्यू फिक्स है। m और d चेंज हो सकता है लेकिन m इंटू डी चेंज नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई m फिक्स नहीं होता, d भी फिक्स नहीं होता, लेकिन m इंटू डी का मल्टीप्ले यानी कि प्रोडक्ट फिक्स होता है। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट द r with the distance of point on the axis of the bar magnet, axis of the bar magnet। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, B इज इक्वल टू, एक मिनट हो, ये चलना क्यों Mu नहीं naught है, 4 pi by 2m r cube. B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब या 2m अपॉन r, ऐसा था कि नहीं ऐसा? Yes, sir. लेकिन उस केस में हमने एक चीज याद रख लो, हमने तब यहाँ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा कुछ आ रहा था, आई थिंक r स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर रिज टू 3/2, याद करो जब डिराइव किया था ना फॉर्मूला, उसमें ऐसा कुछ आ रहा था और हमने क्या लिया था कि d मच लेस देन r, डी को हम निगलेक्ट करेंगे और बाद में r बचा था और बाद में वो r क्यूब हुआ था। एम आई राइट और रॉन्ग? हेलो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली जा Yes, रहा हूँ, sir. ध्यान Yes, दो sir. कि ये जो फॉर्मूला था वो हमने किसके लिए बात किया था कि जब रेडियस या वो जो कॉन्स्टेंट होती है, मैग्नेट की लेंथ होती है, वो डिस्टेंस के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है, एकदम छोटी होती है, तब हम उसको निगलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मूला बनता था। बाकी ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही था ना, हाँ ना बोलते रहना प्लीज, ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही Yes, था। sir. ओरिजिनल फॉर्मूला ये था, यानी कि क्वेश्चंस में हमें कहीं भी, क्वेश्चंस के अंदर कहीं भी ऐसा कहीं लिखा है कि डी मच मच ग्रेटर देन आर, ऐसा कुछ, ऐसा कोई भी चीज लिखा हुआ देख लो, कोई साइन या कोई लैंग्वेज या कोई वर्ड, कहीं कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इसका मीनिंग ये अभी क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आर जो है यहाँ कुछ आर ऐसा कुछ आता, बाद में कट भी होता था आई थिंक। ओके, डेरिवेशन पे अभी नहीं जा रहे, यदि याद हो तो ऐसा कुछ हो रहा था जिसकी वजह से ये कट होने के बाद ये फाइनल आंसर बन रहा था। लेकिन इसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, जो कंडीशन इस सम के अंदर दी ही नहीं है। इसका मीनिंग डेटा प्रॉपर नहीं है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, 1/r4 भी आ सकता है। इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, नन ऑफ दिस, प्रॉपर डेटा नहीं है इसलिए। ओके, क्वेश्चन वैसे अधूरा कहलाएगा, ये कंफर्म कर लेते हैं फोर्थ का आंसर। क्वेश्चन में देखा तो था, फोर्थ डी सही है, ध्यान रखने क्वेश्चन अच्छा था। ओके, हेलो, क्लियर है? 5th नंबर, यस सर। यहाँ ध्यान रखना बार मैग्नेट है ना, इसलिए ये सब कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि बार मैग्नेट के लिए ये फॉर्मूला नहीं एग्जैक्ट हम अप्लाई कर सकते। लेकिन जब हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला डाइपोल का था, प्रॉपर डाइपोल के लिए। और वैसे बार मैग्नेट के लिए भी यूज कर रहे थे, लेकिन डाइपोल में आपको पता है कि डाइपोल के अंदर डी, ये जो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, उससे कंपेयर में आर की वैल्यू मच ग्रेटर देन होती है डाइपोल के अंदर। तो ओके, सो इसलिए यहां हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, सी वाला। क्लियर है? 5th के अंदर हम आंसर Yes, sir. लिख सकते हैं। Yes, sir. 6 नंबर देख लेते हैं। ओके, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है इस चैप्टर के अंदर। ओके, जितना है उतना एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। ओके, चलो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, एक ऐसा है और एक ऐसा है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाए तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, याद करो। ये समझ लो B1 है, ये B2 है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, हो That would सकता be है one कि नहीं? step of the. Yes, sir. B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर परपेंडिकुलर, इसलिए 2B1 B2 cos थीटा नहीं डालेंगे, वेक्टर का यूज नहीं करेंगे। अब B1, B का मैग्नेटिक फॉर्मूला बोल सकते हैं कोई मुझे, B का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला?
जनरल फॉर्मूला ऊपर जो यूज कर रहे थे, परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर डाइसेक्ट, सॉरी हाँ, तो म्यू नॉट अपॉन, एक मिनट हो, हाँ हाँ, म्यू नॉट બાયસેક્ટર अपॉन એટલે વચ્ચેથી ઇક્વલ એંગલમાં ઓલું કટ કરે. इक्वल एंगल में कट થાય ને એટલે પેલો જ ફોર્મ્યુલા लागશે 2m अपॉन r³ वालों. ओके, अब ये दोनों साइड इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, तो डाल दो फॉर्मूला, जो कॉमन है वो बाहर निकल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³. सिमिलरली ये वैल्यू अब इसमें कॉमन है वो बाहर निकल जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई 2m अपॉन r³. अंदर क्या बचेगा बोलो, ये 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 8 यानी कि તમે બહાર કાઢ્યો 2√2. 2 તમે બહાર કાઢ્યો શું 2 બહાર નીકળી ગયો, સોરી 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 2 નહીં, આપણે 2 સર અંદર ખાલી રહેવા રૂટ 2 જ આવશે. અને 2 બહાર નીકળીએ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, અંદર શું બચે પછી 1 જ બચે ને, બહાર નીકળી ગયું 1 + 1 1 + 1 2 2√2. આમ પણ આન્સર સહી થઈ જાય, તો આન્સર સી ઈઝી હતો. ક્લિયર? हेलो, યસ સર. યસ સર. चलो, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, प्लेन है. मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, प्लेन है. एक मिनट, प्लेन में तो दो आंसर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है या वर्टिकल प्लेन है. मैग्नेटिक मेरिडियन वर्टिकल प्लेन है, क्यों? क्योंकि जियोग्राफिकल मेरिडियन है ना, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल होता है, तो मैग्नेटिक क्या होता है उससे परपेंडिकुलर, थोड़ा सा एंगल से होता है, यानी कि परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं. आंसर एक मिनट कंफर्म भी हम कंफर्म कर लेते, 7 डी सही है. ओके, ध्यान रखना यहाँ डी वर्टिकल प्लेन. ओके, मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन. ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन. ओके, बोर्ड के अंदर नहीं चांस है ज्यादा, लेकिन एमसीक्यू जो नीट की या जी एडवांस की उस एग्जाम के अंदर ज्यादा चांसेस है इस चैप्टर के क्वेश्चंस आने के. ओके, मेंस के अंदर भी चांसेस नहीं, क्योंकि बोर्ड का जो सिलेबस होता है ना जनरली उसी हिसाब से जेडब्ल्यू का बेसिक का मेंस का सिलेबस होता है, लेकिन जी एडवांस एंड नीट का सिलेबस वो पूरा का पूरा अलग से है, उससे और बोर्ड से लेना देना नहीं, इतना ध्यान रख लेना. काफी सारे स्टूडेंट्स है ना जी एडवांस और जी मेन को सेम मान रहे, ऐसा नहीं है. मेन अलग है, एडवांस अलग है, इसका सिलेबस छोटा होता है, एडवांस का सिलेबस कम है. जी मेन का सिलेबस है ना वो पूरा का पूरा सेम एज बोर्ड का सिलेबस है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है ना सीबीएसई वाले का. इस बार जी मेन के अंदर ये चैप्टर नहीं है, इसलिए ये चैप्टर इसके अंदर नहीं आ सकता ज्यादातर, लेकिन एक दो टॉपिक है, लेकिन वो ना बराबर ही ऐसा समझ. लेकिन एडवांस में अभी हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि एडवांस में बोर्ड से लेना देना नहीं होता है इसका. समझ में आ रहा है सभी को? सिमिलरली नीट के अंदर भी ऐसा होता है. नीट के अंदर चांसेस है कि भाई बोर्ड में कैंसिल है, तो नीट के अंदर चांसेस हो सकते हैं, लेकिन नॉट 100% श्योर कि उसमें भी कैंसिल होगा. चलो, तो 8 नंबर का देख लेते हैं. कंपास नीडल विच इज अलाउड टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. एक कंपास नीडल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर मूव कर सकते, वर्टिकल नहीं. समझ में आया? हॉरिजॉन्टल मूव हो सकती है, वर्टिकली नहीं. एक मिनट. ओके, नाउ क्या कहना चाहते हैं ये, कंपास नीडल विच इज अलाउड टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. समझ लो ये आपकी नीडल है, ये भाग उसका हॉरिजॉन्टल हुआ, ये भाग ऐसे आ सकती है, ऐसे मूव हो सकती है, ये इस साइड मूव हो सकती है, इस साइड. समझ में आ रहा है? ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, लेकिन वर्टिकल नहीं हो सकती या हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती. समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं हो सकती. बीच में जो जगह है ना कहीं भी वो मूवमेंट हो सकती है. ये इसमें ये फिक्स कर दिया है, ये भाग फिक्स कर दिया है, तो यहां वो मूवमेंट कर सकती है. तो बोलो आंसर क्या आएगा? विल स्टे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है. ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन की तो बेटा यहाँ बात ही नहीं की है, तो डायरेक्शन वाला टॉपिक आ ही नहीं सकते ना. ओके,
डायरेक्शन वाला टॉपिक, क्योंकि यहाँ में क्या कोई बताया कि भाई ये नॉर्थ है और ये साउथ है, फिर डायरेक्शन की बात ही नहीं क्वेश्चन में की है, तो फर्स्ट सेकंड तो आ ही नहीं सकता इसमें। चांसेस ज्यादा है सी और डी के। नाउ देखते हैं, विल बिकम रिजिड शोइंग नो मूवमेंट। रिजिड हो सकते नहीं, मूवमेंट तो है, यहाँ लिखा है इज अलाउड टू मूव, ये भी नहीं आ सकता, तो बचा क्या, डी। देखो इससे क्या होगा, ये ऐसा टॉपिक था जो जनरली किसी को ये पता नहीं होगा तो ये आंसर आ सकता है, लेकिन इतना पता है कि ये नहीं आ सकते, इससे हम आंसर ये लाए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो काफी बार इससे भी हमारे 3-4 एमसीक्यू ऐसे बन जाते हैं जो आपको क्या आंसर है ना उसका और क्वेश्चन का लिंक नहीं पता है, उसका कोई लॉजिक नहीं पता है, लेकिन बाकी सारे जो एमसीक्यू होते हैं ना उसमें नहीं आ सकता इसका लॉजिक पता होता है, यानी कि ये 3 नहीं आ सकते, तो बच्चा ये उल्टा जाओ। समझ में आ रहा है सभी को? एक प्रॉपर मेथड है हार्ड एमसीक्यू को सोल्व करने की। काफी बार डायरेक्ट एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको डाउट लग रहा है ये आता होगा कि नहीं आता होगा, तो अब क्या करो, बाकी के एमसीक्यू देखो, इसमें ये आ सकता है तो भाई ये दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की बात, ये नो मूवमेंट ऑलरेडी यहाँ तो अलाउड टू मूव है, तो ये भी नहीं आ सकता, तो बच्चा ये। ओके, तो ऐसा थोड़ा लॉजिक लगा के आप मूव कर सकते हैं। क्यों ऐसा आंसर आया, देखो ये कहीं भी मूव हो सकती है, यहाँ ऐसे वैसे इन लोगों को लिखना चाहिए, विल स्टे इन एनी पोजीशन बट नॉट इन हॉरिजॉन्टली। ओके, लेकिन इन लोगों ने लिखा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, ये भी इनफ है आंसर। वो लोग, कोई डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ ना बोलो। हाँ, Yes, sir. okay, now deep circle is taken to geomagnetic equator, the needle is, अभी एक प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है आपको, मैं भी फ्रैंकली बता दूं, अभी चैप्टर 5 के आपने टेस्ट भी नहीं दिए। पहली चीज तो आपका कॉन्सेप्ट उसमें 50% नहीं होगा क्लियर, टेस्ट के बिना आप लर्न नहीं किया होगा, हर रोज तो कोई लर्न नहीं कर रहा है इसमें से कोई भी स्टूडेंट, तो 50% तो आपके यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं है बोर्ड के, और मैं आपको एडवांस करा रहा हूँ, लेकिन देखो वेट नहीं कर सकते ना, चैप्टर खत्म हो गया था, तो इट्स वो आपका प्रॉब्लम है कि भाई आपने नहीं लर्न किया है, वो मेरा तो प्रॉब्लम है, आप करो तब तक वेट करेंगे तो हमारे सिलेबस ही नहीं खत्म होगा। जिसने किया होगा उसके लिए बेनिफिशियल है, नहीं किया उसका लॉस है। डीप सर्कल इज टेकन टू जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, नीडल इज अलाउड टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन। सिमिलरली ये वो ऊपर वाला क्वेश्चन ही हुआ, देख लो, है सेम टू सेम, यहाँ ओरिजेंटल था, यहाँ वर्टिकल है, तो आंसर वही आएगा इन एनी डायरेक्शन। ओनली तो आ नहीं सकता, वैसे ये सी भी आ सकता है, इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इन लोगों ने यहाँ क्या डाल दिया है, वर्टिकल, यदि ये वर्टिकल नहीं होता ना तो ये आंसर आता, इसमें वर्टिकल वर्ड नहीं लिखा होता ये, तो आंसर ये आता इसमें, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, वर्टिकल डाल दिया है, वर्टिकल तो हो नहीं सकते, यानी कि ये भी नहीं है, ओनली वर्टिकल ओनली हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो सकता, तो एनी डायरेक्शन। बोलो क्लियर है, ऊपर वाला ही सेम कॉन्सेप्ट है, हाँ ना? हाँ सर। ओके, जागते रहना, बाद में मुझे ऐसा ना लगे मैं अकेला लेक्चर ले रहा हूँ। ग्राफ है, टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है, टेंजेंट गैलोमीटर, खाली याद रख लो टेंजेंट गैलोमीटर है क्या, मैंने समझा ही नहीं है, इसीलिए आपको भी पता नहीं होगा कॉन्सेप्ट, तो उसका शायद अभी आपको समझा भी नहीं सकते, इसलिए टेम्पररी खाली ये चीज याद रख लो। गिव मी 1 मिनट, ओके, मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ इमेज ग्रुप्स के अंदर। okay. मैं आपको एक ग्रुप के अंदर एक इमेज छोड़ी है, वो टेंजेंट गैलोमीटर की इमेज है, किसी हिसाब से काम कर रही है वो चेक कर लेना, ऐसा कुछ गैलोमीटर होता है। ओके, आई इमेज? यस सर, आ भी गई। Yes, उसमें sir. ये जो करंट होता है वो प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, टेंजेंट से यानी कोई एंगल से काम करता है, समझ में आ रहा है? वो किसके बेसिस पे काम करता है, एंगल के साथ, जितना एंगल होता है उसी हिसाब से वो क्या कर रहा है, एंगल के हिसाब से काम कर रहा है। समझ लो 10 डिग्री तो 10 एम्पियर या 20 एम्पियर, 20 डिग्री इतना एम्पियर, समझ में आ रहा है? लेकिन वो एंगल किसके हिसाब से, तो टेन थीटा के हिसाब से एंगल से काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि एंगल बढ़ा तो करंट बढ़ेगा ही, या इक्वल प्रोपोर्शनल में या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
थीटा सिंगल नहीं है, खाली एंगल के साथ नहीं हो, टेन थीटा के साथ काम कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, यस आई सर। जीरो तो टेन जीरो, समझ में आया? ऐसा कुछ हो सकता है रिलेशन, टेन 15। अब टेन थीटा का एक ग्राफ है, टेन थीटा का ग्राफ क्या आता है, शायद मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा पता होगा मेरे से भी। टेन थीटा का ग्राफ, टेन थीटा का ग्राफ आप ड्रॉ करो तो क्या आता है, मुझे नहीं पता इसलिए आपको पूछ रहा हूँ यार, बोलो जल्दी। इंक्रीजिंग। ग्राफ ऑफ टेंजेंट, गिव मी 1 मिनट में भी बता देता हूँ। ऐसा आ रहा है टेन थीटा का ग्राफ है ना, अभी मैंने चेक किया, ऐसा। ओके, अब इसमें से कौन सी फिगर है इससे मैच हो रही है, चेक करो। सर सी। सी फिगर, सी देख लो, ए सी सी सी, तो आंसर सी आना चाहिए। ओके, कंफर्म कर लेते, डी का सी। बोलो क्लियर है यार? मैथ्स का सम था ये तो पूरा मैथ्स का टॉपिक था ना। टेन थीटा का ग्राफ समझ लो। ओके, ये आपको ऐसा काफी बार ऐसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाती है, भले सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको दूसरी चीज मिल इस चैप्टर में से। बोलो क्लियर है? आंसर आएगा सी। ओके, यदि इसमें कुछ ऐसा भी ग्राफ होता, ऐसा ये ग्राफ यदि ऐसा होता ये भी आ सकता था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ यस तो सर। यार हाँ बोलते रहे ना खाली। चलो 11 नंबर का, ये भी यार पूरा टेंजेंट वाला इक्वेशन है। टेंजेंट गैलोरीमीटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली। यदि आपको टेंजेंट गैलोरीमीटर के बारे में सीखना हो, खाली रीड कर लेना एक बार, वीडियो यूट्यूब पे कहीं देख लेना टेंजेंट गैलोरीमीटर, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, इसका ये फॉर्मूला था आई प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। एक ये चीज याद रखना है, उसमें ज्यादा कुछ ना पता चले तो। Now tangent galvanometer is connected directly to ideal battery. If the number of turn in the coil is double, deflection यानी कि करंट यानी कि डिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना ज्यादा करंट डिफ्लेक्शन ज्यादा, तो क्या करंट के फॉर्मूला में डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला कहीं नंबर ऑफ टर्न आ रहा है? यहाँ कहीं नंबर ऑफ टर्न आ रहा है भाई, हाँ कि ना? डिफ्लेक्शंस के फॉर्मूला में कहीं नंबर ऑफ टर्न आ रहा है? हाँ ना बोलो यार, दिख रहा है यहाँ नंबर ऑफ टर्न किसी को? फॉर्मूला में ये करंट का फॉर्मूला है, इसमें कहीं नंबर ऑफ टर्न है? नो नहीं, सर। हाँ नहीं है। अब नंबर ऑफ टर्न है ही नहीं तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो यानी कि यहाँ रिमेन द अनचेंज आंसर आएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। पक्का नंबर ऑफ टर्न यहीं आ ही नहीं रहा है, इसका मीनिंग हुआ इट डजंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न। कौन सा गैलोरीमीटर टेंजेंट के? अभी आपके माइंड में क्या होगा? ऊपर वाला क्वेश्चन होगा वो K/NA/B वाला, याद है ना वो, I इंटू फ्लक्स 5। ये किसका फॉर्मूला था याद करो? ये किसका फॉर्मूला था? मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर का। मूविंग कोइल, फोर्थ चैप्टर, यस सर। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर का चैप्टर भले फिफ्थ है लेकिन एमसीक्यू इसमें फोर्थ का पूछा हुआ है। तो इफ द करंट इज डबल्ड, करंट को यदि मैं डबल कर रहा हूं, करंट को मैंने क्या किया? डबल कर दिया, डिफ्लेक्शंस क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है I प्रोपोर्शनल टू 5, करंट को यदि मैंने इंक्रीज कर दिया तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? बोलो, डबल हो जाएगा। इंक्रीज। ओके, तो यहाँ डबल हो चुका है, यानी कि कौन सा गैलोमीटर होगा? बी। हम मूविंग कोइल गैलोमीटर की बात कर रहे हैं, ध्यान दो बच्चों। मूविंग कोइल के अंदर करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन I। करंट और डिफ्लेक्शन, करंट डबल किया, ये डबल किया, तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी कि ये डबल ही है। करंट डबल हुआ तो डिफ्लेक्शन डबल हुआ, यानी कि टेंजेंट तो हो नहीं सकता, तो बच्चा कौन सा? मूविंग कोइल गैलोमीटर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर? टेंजेंट गैलोमीटर नया टॉपिक है, ध्यान देना। ओके, बोर्ड के अंदर मैंने नहीं समझाया लेक्चर्स के अंदर। टेंजेंट गैलोमीटर डजंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न। ओके, और वो एंगल के साथ डबल नहीं होता। यदि यहाँ कैसे मैं एग्जांपल बात करूं, समझ लो, थीटा 30 की वैल्यू कितनी आती है? 10 30 की वैल्यू
1030 1/√3 1/√3 और एंगल मैंने डबल किया है 60 किया तो 1060 की वैल्यू क्या डबल आई? √3 क्या डबल है ये वैल्यू? नो नो सर सर इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो टेंजेंट गैलोमीटर है एंगल के साथ इंक्रीज हो रहा है लेकिन डबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। समझ में आ रहा है? आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल tan थीटा है। ऐसा नहीं कि भी आपने एंगल डबल किया तो आई भी डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई यहाँ मैंने 1030 लिया, आई मैंने 1060 लिया, तो क्या ये एंगल डबल किया तो या करंट डबल हो जाएगा इस केस के अंदर? नहीं। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो ध्यान देना। ऐसे प्रोपोर्शनल है, ऊपर जो ग्राफ बनाया ना वो ग्राफ ऐसा है। ओके, बोलो क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. चलो यस सर 30 नंबर का देख लेते हैं। Very long bar magnet is placed with its north pole coinciding with the circle of center of the circular loop. ये सेंटर है, करंट आई पास हो रहा है। Magnetic field due to the magnet at the point on the periphery of the wire is B. Magnetic field periphery का मीनिंग पता है किसी को? पेरिफेरी का मीनिंग पता है? पेरिफेरी का, हेलो, No, sir. नहीं पता है? नो सर नो, द बॉर्डर आई एम नॉट 100% श्योर, इसलिए मैंने आपको पूछा था पेरिफेरी का मीनिंग। कोई बात नहीं, नेट गूगल से उगल आते हैं हम उसको। शायद मेरे पेरिफेरी का मीनिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फव्वारे होते हैं ना, ऐसा कुछ होता होगा या घुमाते हैं वो। गिव मी मिनट, ओके, गिव मी पेरिफेरी। ऐसे वर्ड दे देते हैं ना यार, फिजिक्स वाले फैकल्टी को इंग्लिश के टर्म में इतने क्लियर भी कहाँ से हो गए। पेरिफेरी बाहर है, वही है। कौन बोला था अभी कुछ? बॉर्डर बोला था ना, ऐसा ही है, Yes, sir. बॉर्डर जैसा ही, लेकिन ऐसा बॉर्डर है, ऐसे। ओके, बॉर्डर जैसा ही है, समझ लो। चलो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है बॉर्डर पे? नाउ रेडियस ए दिया हुआ है, फोर्स ऑन द वायर। अब मैंने क्या यहाँ रखा हुआ है? वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बार मैग्नेट, नॉट पोल कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसे। अब ये समझ लो पोल है, तो पोल समझ लो ये नॉर्थ पोल है, तो डायरेक्शन कैसी होगी बताओ? ऐसे होती है, होती है कि नहीं? Yes, sir. sir. पेरीफेरी यानी कि सर्कुलर पाथ। तो यहाँ भी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये हर एक पॉइंट इससे 90 डिग्री पे होते हैं। प्रैक्टिकली सोचो ना तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। आपको भले अभी क्रॉस दिख रहा है, लेकिन वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? हेलो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, Yes, sir. ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ, ये मैग्नेट है। पेरीफेरी यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये डायरेक्शन में, जो करंट है ना वो डायरेक्शन। यहाँ से मैं ये फील्ड ऐसे निकल रही है। अभी मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, इसका इतना बता रहा हूँ। ये ऊपर से ऐसे आया तो 90 डिग्री हुआ, ये सिमिलरली 90 डिग्री हुआ, तो ऐसा हर एक डायरेक्शन में 90 डिग्री होगा कि नहीं? इसका मीनिंग क्या हुआ? हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, फोर्स का फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं। यहाँ तो हम क्या करें? एंगल से ही काम करा लेंगे। अलोंग थीटा 0, सारी वैल्यू 0, प्लेन, परपेंडिकुलर। तो यहाँ क्या हो रहा है आंसर? परपेंडिकुलर में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो यहाँ तीनों केस में कहीं परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारा आंसर है। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? सोल्व करना हो तो आई इंटू ए फॉर्मूला है ना, वो डाल देना आप। क्लियर है? 13 नंबर में ए Yes, sir. सही है, सही है आंसर। ओके, डायरेक्शन से ही हमने आंसर निकाल लिया, वैल्यू से ही। चलो, तो ऑब्जेक्टिव 1 ये चैप्टर के क्लियर हुए। एक बार नजर घुमा लो, कोई डाउट, डिफिकल्टी, कोई कॉन्सेप्ट में कहीं ऐसा लगे तो पूछ सकते हो। फर्स्ट के अंदर इसमें जो ऑब्जेक्टिव 1 इसमें जो कॉन्सेप्ट सीखे वो कौन किसके रिगार्डिंग थे बताओ? चलो, एक तो ये एक्सिस यानी कि एंड ऑन पोजिशन, इक्वेटर यानी कि ब्रॉड साइड पोजिशन, वो वर्ड याद रखना। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखे हमने
तो ये वाला वैल्यू। एक ये याद रखना कि हर बार जरूरी नहीं कि फॉर्मूला में नीचे आर क्यूब आता है, वो आर क्यूब तो हमने डिराइव फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला तो ये था ना नीचे वाला, तो इसी हिसाब से डिपेंड कर रहा है वो कौन सी सिचुएशन है। तो 4-5 नंबर का उसके कॉन्सेप्ट पे था, 6 नंबर का तो बेसिक था, वेक्टर का यूज किया, 7 थियरिकल था, 8 नंबर में दूसरा कौन सा लॉजिक लगाया हमने, बाकी के 3 रॉन्ग है तो बाकी जो बचा वो आंसर सही हो सकता है, तो कुछ अलग मेथड से एमसीक्यू सॉल्व किया और आंसर निकाला। ये 9th नंबर में क्या था, इसके अंदर कौन सा लॉजिक था बताओ, वो ये वाला मूव नहीं हो सकते, यानी कि कोई भी पोजीशन में क्या हो सकता है वो, कोई भी, या वर्टिकली उसको अलाउड टू मूव करो या हॉरिजॉन्टल अलाउड टू मूव करो, वो कोई भी डायरेक्शन में मूव होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट था। 10 नंबर का ये टेन थीटा का ये कॉन्सेप्ट है, टेन थीटा का ये ग्राफ ध्यान रखना, ये टेन थीटा का ग्राफ है। ओके, ये नया गैलोमीटर है आपके लिए, टेंजेंट गैलोमीटर, आई प्रोपोर्शनल टू टेन है, यहाँ प्रोपोर्शनल दूर करो तो कांस्टेंट के लगता है। ओके, जैसे कांस्टेंट के लगता है। चलो 11th के अंदर 11-12 सिमिलरली वो ऐसा ही है, टेंजेंट और मूविंग कोइल गैलोमीटर। और 30 नंबर का थोड़ा इंटरेस्टिंग था। चलो क्लियर है, तो मैं सेकंड ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करूँ। चलो एक काम करो, रीज्वाइन कर लो लेक्चर फिर से, चलो फटाफट से लेक्चर्स को रीज्वाइन कर लो, सेकंड सेशन चाल स्टार्ट कर देता हूँ। कौन हो तो